नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम 13वीं सदी के एक ऐसे आर्किटेक्चरल चमत्कार की सैर करने वाले हैं जिसे इतिहास के पन्नों में ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन मिथक, लाजवाब कला और यकीन मानिए बिल्कुल हाई डेफिनेशन इंजीनियरिंग का ऐसा हैरत अंगेज संगम देखने को मिलता है जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। सोचिए जरा, 13वीं सदी में जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब पत्थरों से बने एक ढांचे ने एकदम सटीक समय कैसे बता दिया? और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, इसने कथित तौर पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को कैसे मात दे दी। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन यही तो इस जगह का सबसे बड़ा विरोधाभास है। प्राचीन पौराणिक कथाओं और बहुत ही सटीक विज्ञान का एक एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसी दिलचस्प रहस्य को आज हम डिकोड करने वाले हैं। ओडिशा के खूबसूरत समुद्री तट पर मौजूद इस विशाल कोणार्क सूर्य मंदिर पर गौर कीजिए। इसे पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने लगभग 1250 ईस्वी में बनवाया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसे सिर्फ एक आम मंदिर की तरह 4 दीवारों में नहीं खड़ा किया गया, बल्कि इसे सूर्यदेव के एक विशालकाय पत्थर के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। ऐसा लगता है मानो ये विशाल रथ बंगाल की खाड़ी से निकलकर भोर की पहली किरण की तरफ बस उड़ने ही वाला हो। अब इस नंबर पर गौर करिए, 1200। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन मास्टर क्राफ्ट्समैन यानी मुख्य कारीगरों की संख्या है जिन्होंने इस स्मारक को खड़ा करने के लिए अपना खून और पसीना एक कर दिया। जरा सोचकर देखिए, 1200 बेहतरीन शिल्पकार और लगातार 12 सालों की दिन रात की कड़ी मेहनत। गहरे सुनहरे और चारकोल काले बेसाल्ट और बलुआ पत्थरों को तराश कर ये अजूबा तैयार किया गया था। ये मानवीय जज्बे और इंजीनियरिंग के स्केल का एक ऐसा उदाहरण है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इतने भव्य निर्माण के पीछे एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी भी दबी हुई है। ये कहानी है धर्मपद नाम के एक 12 साल के बच्चे की। किंवदंतियां कहती हैं कि 12 साल की जीतोड़ मेहनत के बाद भी कारीगर मंदिर के मुख्य टॉवर का आखिरी पत्थर यानी उसका मुकुट सेट नहीं कर पा रहे थे। राजा का फरमान आ गया कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा मिलेगी। तब मुख्य वास्तुकार के बेटे, उसी 12 साल के धर्मपद ने उस असंभव काम को पूरा कर दिखाया और उन सभी कारीगरों की जान बचाने के लिए मंदिर के शिखर से छलांग लगाकर अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इन पत्थरों में आज भी उस बच्चे के बलिदान की गूंज सुनाई देती है। खैर, वापस मंदिर की संरचना पर आते हैं। इसका विशाल आकार सिर्फ दिखने में भव्य नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की लय और हिंदू कैलेंडर को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इस रथ में 24 बहुत ही बारीकी से तराशे गए पहिए हैं, जो दिन के 24 घंटों या फिर एक साल के 24 चंद्र पखवाड़ों को दर्शाते हैं। इसके आगे 7 राजसी पत्थर के घोड़े जुते हुए हैं, जो सप्ताह के 7 दिन और संस्कृत के 7 छंदों के प्रतीक हैं। पूरा का पूरा विजन ही इतना ग्रैंड है। एक 100 फुट ऊंचा विशालकाय रथ जो मानो सीधे समुद्र की गहराइयों से निकलकर आ रहा हो। अब जरा इन 12 फुट चौड़े पहियों के आकार और डिजाइन पर ध्यान दीजिए। पहली नजर में ये शायद आपको सिर्फ खूबसूरत नक्काशी लगे, लेकिन असल में यहीं पर वो हाई डेफिनेशन इंजीनियरिंग छिपी हुई है जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ, ये कोई साधारण डिजाइन नहीं है। मौसम की इतनी मार झेलने के बाद भी इन बलुआ पत्थरों की तीक्ष्ण बनावट चीख चीख कर कहती है कि ये सिर्फ कला के नमूने नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा सटीक वैज्ञानिक उपकरण हैं। तो ये उपकरण काम कैसे करते थे? चलिए इसे समझते हैं। मध्ययुगीन इंजीनियरों का दिमाग सच में कमाल का था। सबसे पहले उन्होंने पूरे स्मारक को एकदम सटीक रूप से पूर्व की दिशा में रखा ताकि सूर्योदय की पहली किरण सीधे इस पर पड़े। फिर इन पहियों की खास तीलियों पर पड़ने वाली परछाई को देखा जाता था और फाइनली उस परछाई की ज्योमेट्री की मदद से एकदम सटीक समय की गणना की जाती थी, और वो भी पूरे मिनटों तक की सटीकता के साथ। प्राचीन पत्थरों को एक हाईटेक धूप घड़ी में बदल देना सच में बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। समय बताने वाले इन कमाल के पहियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मंदिर के सबसे चर्चित और रहस्यमय हिस्से की, लोडस्टोन की। लोडस्टोन असल में खनिज मैग्नेटाइट का एक ऐसा प्राकृतिक टुकड़ा होता है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए होता था, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ओरिजिनल 200 फुट ऊंचे मुख्य टॉवर के बिल्कुल टॉप पर एक विशाल काय 52 टन का लोडस्टोन रखा गया था।
52 टन। इमेजिन कर सकते हैं। अब 13वीं सदी के उस गर्भगृह के नज़ारे की अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए। माना जाता है कि दीवारों और शिखर में लगे उस भारी भरकम चुंबक का खिंचाव इतना सटीक, इतना परफेक्टली बैलेंस था कि सूर्यदेव की विशाल सुनहरी मूर्ति बिना किसी सहारे के बिल्कुल हवा में तैरती रहती थी। सोचिए, जब सुबह की पहली किरणें धूल को चीरती हुई उस हवा में लटकी मूर्ति पर पड़ती होंगी तो वो नज़ारा कितना जादुई और रहस्यमयी लगता होगा। गुरुत्वाकर्षण को मात देने का ये वो पल था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। लेकिन इस जबरदस्त चुंबकीय शक्ति का असर सिर्फ मंदिर के गर्भगृह तक ही सीमित नहीं था। बंगाल की खाड़ी के तट पर मंदिर की इस रणनीतिक लोकेशन पर जरा गौर कीजिए। कहा जाता है कि इसका प्राचीन चुंबकीय बल इतना शक्तिशाली था कि ये आसपास से गुजरने वाले यूरोपीय जहाजों के कंपास को ही खराब कर देता था। दिशा भटकने के कारण कई जहाज चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। और बस इसी खौफ और रहस्य के चलते यूरोपीय नाविकों ने इस शानदार लैंडमार्क का नाम रख दिया था ब्लैक पैगोडा। वैसे हर महान निर्माण का एक दुखद पहलू भी होता है। आज कोणार्क का जो ढांचा हम देखते हैं वो केवल मंदिर का जगमोहन यानी सभा कक्ष है। वो 200 फुट ऊंचा महान मुख्य गर्भगृह है और वो हवा में तैरती हुई मूर्ति, वो सब कुछ सदियों पहले खंडहर में तब्दील हो गया। जो हिस्सा बच भी गया था उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि उसे पूरी तरह ढहने से बचाने के लिए 1903 में इसके अंदर पूरी तरह से रेत भरनी पड़ी। एक ऐसा स्मारक जो कभी आसमान छूता था, उसे बचाने के लिए अंदर से बंद करना पड़ा। तो आखिर ये इतना महान और मजबूत ढांचा ढहा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी एक मत नहीं है। ये एक बड़ा डिबेट है। कुछ का मानना है कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण थे, जैसे रेतीली जमीन का खिसकना या फिर कोई बड़ा भूकंप। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो कहती है कि विदेशी हमलों के दौरान इसे नुकसान पहुंचाया गया। या फिर यह भी हो सकता है कि उन गुजरने वाले जहाज़ों को बचाने के लिए उस विशाल केंद्रीय चुंबक को जबरन निकाल लिया गया हो, जिससे पूरा आर्किटेक्चरल बैलेंस ही बिगड़ गया और मंदिर भरभराकर गिर पड़ा। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आज भी जब गहरी सुनहरी धूप इन कोणार्क के खंडहरों पर पड़ती है तो ये कलिंग वास्तुकला की एक बेजोड़ उत्कृष्ट कृति के रूप में चमक उठते हैं। ये सिर्फ टूटे हुए पत्थरों का ढेर नहीं है, यह गहरी आध्यात्मिक भक्ति और दिमाग को चकरा देने वाली वैज्ञानिक सटीकता के बीच का एक शानदार पुल है। जो कुछ भी आज बचा है वो अपने उस सुनहरे और अकल्पनीय अतीत की कहानी पूरी शान से बयां कर रहा है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। यदि 13वीं सदी की कोई सभ्यता केवल पत्थरों का इस्तेमाल करके समय की लय को इतनी सटीकता से उकेर सकती थी और कथित तौर पर ग्रेविटी जैसी ताकत को चुनौती दे सकती थी, तो जरा सोचिए इतिहास के इन अनगिनत खंडरों के नीचे और कितने महान वैज्ञानिक चमत्कार हमेशा के लिए दबे हुए हैं। ये बात वाकई हमारे इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।